Hello guys, welcome to our YouTube channel Study with Sky and I am यश कुमार। और आज हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यानी कि केमिस्ट्री का क्लास 10th का एक चैप्टर। ठीक है, तो क्योंकि केमिस्ट्री यार बच्चों को क्वाइट टफ लगती है, कोई दिक्कत भी होती है, तो ये रिवीजन के लिए आई मीन एग्जाम्स बिल्कुल पास हैं, सर पे आ चुके हैं यार। और आई होप आप सभी की तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। ठीक है, और नहीं चल रही है तो यार करो, अब नहीं करोगे तो कब करोगे, है ना। इसके बाद फिर मजे ही मजे हैं, क्योंकि मजे ही मजे ऐसा बोला जाता है। मजे तो खैर आएंगे आएंगे, एक टाइम पे आएंगे, मजे भी आएंगे, चिंता मत करो। बट पढ़ाई स्टार्ट रखो, ठीक है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर उठा लेते हैं और फटाफट से इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है यार। बस मेरे साथ बने रहना, वीडियो के एंड तक बने रहना, छोड़ के मत भागना। एक साथ आप बैठ के देखो, मजा ना आए तो कहना, ठीक है। चलो, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स बच्चों ये चैप्टर है। आप अपनी बुक या नोट्स अपने सामने रख सकते हो, साथ साथ रिवाइज करते चलना मेरे साथ, ठीक है। याद हो जाएगा चैप्टर साथ के साथ। ओके, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है क्या, क्या है ये चैप्टर, क्या क्यों और कैसे, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं पहले। देखो, मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या चीजें होती हैं, ये सिंपल एलिमेंट्स होते हैं। देखो, जैसा तुम लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखा ही होगा बच्चों, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल होता है ना, यहाँ H हाइड्रोजन हीलियम लिथियम इस तरीके से लिखे होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ठीक है ना। तो ग्रुप्स और पीरियड्स वगैरह होते हैं। हालांकि आपका जो 5th चैप्टर है वो इस बार डिलीट ही कर दिया क्लास 10 से, तो वो भी काफी बेकार ही बात है यार, डिलीट करना नहीं चाहिए। बट कोई दिक्कत नहीं, हम थोड़ी बहुत नॉलेज उसके बारे में भी आपको दे देंगे, ठीक है। तो जो पीरियोडिक टेबल होता है ना, उसमें हॉरिजॉन्टल वाले जो होते हैं ग्रुप्स होते हैं, और जो वर्टिकल वाले होते हैं वो क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उसके अंदर 115 के आसपास हमारे एलिमेंट्स होते हैं। तो उन एलिमेंट्स को ना हमने मुख्य रूप से दो पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। होता तो 3 है, बट मैं मेन 2 बोलूंगा, ठीक है। जिसमें से पहला होता है मेटल और दूसरे होते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। और तीसरे जो होते हैं ना, जो मैंने बोला कि तीसरा टाइप, तो तीसरे बेटा मेटलॉइड्स होते हैं। मेटलॉइड्स कौन होंगे, जो ना तो मेटल है ना ही पूरी तरह नॉन मेटल्स है, इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, तो वो मेटलॉइड्स के ग्रुप में रखे जाते हैं। ओके, तो मेटल और नॉन मेटल्स बेसिकली क्या है, एलिमेंट्स के ग्रुप्स हैं जो कि सेम तरह की प्रॉपर्टीज दिखाएंगे, उनको कुछ मेटल्स बोल दिया। जो कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज दिखाएंगे उनको नॉन मेटल्स बोल दिया। अब किस तरह की प्रॉपर्टीज, तो लेट अस नो। देखो, मेटल्स का मतलब सिंपल सा होता है बेटा, जो कि मैलिएबल हो, डक्टाइल हो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हो, ठीक है, सोनोरस हो, लस्टर हो, डेंसिटी जिनकी ज्यादा हो, ये सब चीजें जो प्रॉपर्टीज दिखाएं वो हमारे जो एलिमेंट्स है वो मेटल्स कहलाते हैं, ठीक है ना। समझ आया। अब ये प्रॉपर्टीज क्या है, क्या क्या मतलब है मैलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस, लस्ट्रस, डेंसिटी ज्यादा क्यों होती है, क्यों तक का जवाब मैं आपको दूंगा। आप बस मेरे साथ बने रहिए, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। तो बेटा मेटल्स के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर मेलिएबल, ठीक है, मेटल्स आर मेलिएबल। बट मेलिएबल होता क्या ये बताओ। तो मेलिएबल का मतलब होता है बच्चों, जब हम किसी चीज को पीट पीट कर यानी कि उस पर हैमरिंग करके और उसको एक थिन सीट में कन्वर्ट कर दें, किस में कन्वर्ट कर दें, थिन सीट में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो वो चीज क्या कहलाती है बच्चों, मेलिएबल कहलाती है, ठीक है। वो चीज क्या कहलाती है, मेलिएबल कहलाती है, ठीक है। एकदम स्पेलिंग एकदम ठीक है, चेक कर रहा था बेटा गलत ना लिख दें, है ना। चलो, और दूसरा डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो मैलिएबिलिटी का मतलब होता है जब हम उसको हैमर करके और थिन सीट में कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्ट इनटू थिन सीट्स, ऐसे लिख सकता हूं, है ना। जब हम थिन सीट्स में कन्वर्ट करें तो वो मैलिएबल कहलाता है। और डक्टाइल का मतलब क्या होता है, कन्वर्टिंग इनटू थिन वायर या फिर डक्ट, ठीक है ना। डक्ट या फिर थिन वायर में जब हम किसी मेटल को स्ट्रेच कर दें, वायर बना दें उसका, तो अगर ऐसा हो पा रहा है तो वो क्यों हो पा रहा है, क्योंकि उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि वो डक्टाइल है। वो मटेरियल कैसा है, वो डक्टाइल है। तो मैलिएबल का मतलब होता है जब हम किसी चीज को हैमर से पीट पीट के उसको एक चादर में कन्वर्ट कर दे, उसको एक सीट में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। जैसा आप लोग एल्युमिनियम की फॉइल में अपने पराठे लपेट के लेके जाते हो ना, ठीक है ना, रोटियां लपेट के लेके जाते हैं, कुछ भी चीजें लपेट के रखी जाती हैं, पैकेजिंग, फूड पैकेजिंग में काफी काम आता है एल्युमिनियम फॉइल का। तो एल्युमिनियम की फॉइल है, एल्युमिनियम मेटल की फॉइल है, वो सोच रहे हो आप। एल्युमिनियम मेटल निकाला और उसको हैमर से पीटा और उसको एकदम क्या बना दिया, एकदम थिन सीट बना दिया। तो सोच पा रहे हो, एक मेटल है और एक मेटल को इतनी पतली चादर में हम कन्वर्ट कर देते कि हम उसको ऐसे फाड़ सकते हैं। मेटल को फाड़ पा रहे हो आप, देख रहे हो, यही प्रॉपर्टी होती है बेटा क्या, मैलिएबिलिटी। यही प्रॉपर्टी होती है क्या, मैलिएबिलिटी। तो कोई मेटल थोड़ा ज्यादा मैलिएबल होता है, कोई थोड़ा कम मैलिएबल होता है। अच्छा, डक्टिलिटी का मतलब क्या है कि थिन वायर में कन्वर्ट करना। तो इसका मैं आपको एक बहुत ही चंगा वाला एग्जांपल देता हूं।
जो कि है एक गोल्ड का क्या क्या है वो, कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2 किलोमीटर्स ऑफ लेंथ। 2 किलोमीटर लेंथ में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें? 2 किलोमीटर लेंथ में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। किसको? 1 ग्राम गोल्ड को। समझ पा रहे हो अब 1 ग्राम गोल्ड कितना होता है? एक तोला में मैं आपको बता दूं लगभग 10 ग्राम्स होता है। जो हम घरों में बात करते हैं कि 1 तोला 2 तोला ये जो होता है, तो 1 तोले का मतलब होता है 10 ग्राम। तो 10 ग्राम सिर्फ कितना सा आएगा, समझ पा रहे हो आप? और 1 ग्राम इतना सा सोना होता है, कुल इतना सा। इतने से सोने से आप 2 किलोमीटर लंबा वायर खींच सकते हो। 2 किलोमीटर लंबा वायर। सोच पा रहे हो वायर कितना थिन हो जाएगा? यार सोचो, इतनी सी चीज को आपने इतना लंबा वायर बना दिया कि 2 किलोमीटर तक जा रहा है, तो कितना ज्यादा डक्टाइल होगा ये मेटल, कितना ज्यादा डक्टाइल होगा। दैट्स व्हाई मेटल्स बहुत ज्यादा डक्टाइल होते हैं। और जिसमें वही बात है कि कोई मेटल थोड़ा सा ज्यादा डक्टाइल है, कोई कोई मेटल थोड़े से कम डक्टाइल है। अब आयरन के वायर को हम उतना ज्यादा नहीं कर सकते, खींच सकते जितना ज्यादा हम गोल्ड के वायर को खींच सकते हैं। समझ आ रही है ना चीजें? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है बेटा, एक एक करके इसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज अभी हम देख रहे हैं, ठीक है ना? क्या देख रहे हैं हम? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स देखेंगे और उसके बाद आ जाएंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज पर, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल चल रही है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल दोनों देखेंगे। पहले देख रहे हैं मेटल्स की, एक एक करके बड़े बेहतरीन तरीके से समझते हैं। मैंने आपको बता दिया मैल्येबिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी हमने देख लिया कि वायर में कन्वर्ट करने को, और तीसरा आता है बच्चों की मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब आप बताओ कि मेटल्स गुड कंडक्टर है या हीट के नहीं है? हीट के पूछ रहा हूं मैं भी, इलेक्ट्रिसिटी के नहीं पूछे, ठीक है। जैसा आपने देखा होगा कि जो कुकर वगैरह होते हैं, जो बर्तन होते हैं, बर्तन वगैरह जो खाने में यूटेंसिल्स यूज किए जाते हैं खाना बनाने के लिए, फ्राइंग पैन होता है या कोई भी चीज ऐसी होती है, उसमें जैसे ही हम गैस ऑन करते हैं तो नीचे से उसके अंदर हीट जाती है। बट जो कुकर है वो हमने पूरे आलूओं से भरा हुआ है, सपोज आलूओं से भरा हुआ है या कोई भी चावल वावल से भरा हुआ है, तो वो पूरे ऊपर तक के कैसे वो हीट अप होंगे, ऊपर तक के कैसे पकेंगे? और साइड तक जो उसकी बाउंड्रीज होती हैं वो क्यों गर्म हो जाती हैं? जो बर्तन है उसकी साइड की बाउंड्रीज गर्म हो जाती हैं। प्लेट ऊपर से टच करोगे, ढक्कन टच करोगे, वो भी गर्म हो जाता है। और तो और उसका हैंडल भी गर्म हो जाता है। क्यों? ओनली बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मेटल्स। क्योंकि ये जो चीज है बेटा वो मेटल से बनी हुई है, और मेटल क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। इसका मतलब ये हीट को कंडक्ट करा देते हैं ऊपर तक। क्या करा देते हैं? हीट को ऊपर तक कंडक्ट करा देते हैं। जैसे मैं एक लोहे की रॉड लूं, जैसा आपको ये डायग्राम यहां पर दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें हमने क्या दिखा रखा है कि एक लोहे की रोड है, ठीक है ना। ये किस चीज की रोड है? ये है एल्युमिनियम रोड है, आई एम सॉरी, एल्युमिनियम रोड है बच्चों। और इस रोड को मैं एक तरफ से तो मैंने फिक्स कर रखा है स्टैंड पे, और दूसरी तरफ से मैं इसको नीचे बर्नर लगा रखा है, इसको हीट अप कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इधर से हीट करना स्टार्ट किया, लेकिन उधर तक ये हीट हो जाएगी। और जैसा आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि इस रोड से ना, ये जो रोड है ऐसे करके, इस रोड से नीचे ना मैंने छोटी छोटी कीले चिपका दी है, नेल्स, कीले होते हैं ना, लोहे की कीले चिपका दी है मोम की मदद से। किसकी मदद से? मोम। मोम समझते हो ना, मोमबत्ती का मोम। तो उसको वैक्स को लिया और उस पर चिपकाया, और फिर ऐसे करके चिपका के रख दिया है, ठीक है ना, ताकि उससे अटैच रहे, मोम से अटैच रहेगी थोड़ी देर तक। फिर जैसे ही मैं उस रोड को गर्म करना स्टार्ट किया मैंने, तो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कील जो है ना वो नीचे गिरती नजर आ रही है ना, गिरती हुई नजर, ठीक है। तो जैसे जैसे हीट उधर की तरफ कंडक्ट होना स्टार्ट होगी, उधर उधर जाएगी, वैसे वैसे एक एक कील करके नीचे गिरती रहेगी। क्यों? क्योंकि मोम पिघल जाएगा। समझ आई बात? तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि हाँ भाई, हाँ सही बोल रहे हैं भैया, कि जो रोड है ना मेटल की, एल्युमिनियम की जो रोड है, वो हीट को कंडक्ट कर रही है। इधर से हीट करना स्टार्ट किया और वहां तक हीट पहुंच रही है, तो दिस इज कंडक्टिविटी ऑफ हीट। आगे बढ़ता हूं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। कैसे? आपने घरों में जो वायर्स यूज करते हो ना, वो कॉपर के होते हैं या फिर एल्युमिनियम के होते हैं, पता है ना आपको? कॉपर के होते हैं या फिर एल्युमिनियम के होते हैं। आप कहोगे कि और भी तो मेटल्स हैं, उनके क्यों नहीं हो सकते? तो बच्चों और भी मेटल्स हैं, बिल्कुल सही बात है, उनके भी वायर्स हो सकते हैं, एकदम सही बात है। बट बात क्या है ना, कि जैसे अब आयरन है, आयरन मेटल है, उसके मैं वायर नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि आयरन का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। और इलेक्ट्रिसिटी पर मैंने वीडियो डाली है, आप लोगों ने देखी होगी, बहुत से बच्चों ने देखी है, उसमें बहुत प्यार भी दिखाया है। और बाकी यार धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिस बच्चे तक पहुंचती जा रही है बस वो देखते जाओ, ईमानदारी से देखो, और अपने दोस्तों को शेयर करते रहना, ठीक है। तो उस वीडियो में भी हमने ये बताया है कि आयरन को हम वायर की तरह यूज क्यों नहीं करते, ठीक है, क्योंकि आयरन का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। फिर गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, इनका रेजिस्टेंस तो भाई साहब बहुत कम है। मतलब ये एक नंबर के कंडक्टर्स हैं, बहुत प्यारे कंडक्टर्स हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। बट वहीं पर ये इतने महंगे हैं, भाव बढ़ रहे हैं भाई साहब इनके, है ना, बहुत महंगे। ये हमारे घरों में वायर की तरह यूज नहीं कर सकते हम इनको, चोर वोर चुरा के ले जाएंगे, वरना इनको वायर कोई पहले, ठीक है, और फिर महंगे बहुत आते हैं।
आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो जो मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, सारे के सारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसका मतलब एक जगह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करके दूसरी जगह पहुंचाते हैं। बट व्हाई इज इट सो? मैंने कहा था ना कि मैं रीजंस भी बताऊंगा। तो रीजन बच्चों इसका सिंपल सा है कि मैंने कार्बन वाले चैप्टर में जब ग्रेफाइट पढ़ा रहा था ना, तब मैंने ये चीज बताई थी कि कोई भी चीज कंडक्टिंग कब होती है या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कब कराती है। तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये वर्ड आप ध्यान रखना, क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती है। वोल्टेज या फिर वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो दूसरी जगह तक पहुंचाई जाती है। किसकी मदद से? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मदद से। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेटा मेटल्स में भरपूर होते हैं। किसमें होते हैं भरपूर? मेटल्स में होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स में ये फ्री इलेक्ट्रॉन नाम की चीज नहीं होती। नॉन मेटल्स में ये चीज नहीं होती। समझ आया क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती भाई? होती नहीं है। एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पर बेस्ड होता है कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे और इलेक्ट्रॉन्स की कमी किस पे है, ज्यादा किस पे है। तो मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा बच्चों, ध्यान से सुनना। मेटल जो ना, मेटल उसके अंदर भाई साहब भरपूर मात्रा है इलेक्ट्रॉन्स की, बहुत तगड़े मात्रा में भरे पड़े हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब ये रिच है इलेक्ट्रॉन्स के मामले में। कौन रिच है? मेटल्स। और वहीं बेचारे जो नॉन मेटल्स हैं वो गरीब हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स क्या है? गरीब है। नॉन मेटल्स गरीब हैं। किस मामले में? पैसे नहीं उनके पास, पैसे का उनको कोई काम नहीं यार। उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। That's why ये जो नॉन मेटल्स है ना, ये क्या करते हैं बेटा? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। क्या करते हैं बच्चों? गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। गेन क्यों करेंगे? अगर किसी के पास गरीब है कोई, तो वो पैसे लेना चाहेगा ना। ठीक है ना, वो पैसे लेगा ना। और जो अमीर है उसको पैसे देने चाहिए। जो अमीर है उसको पैसे देने चाहिए। किसको? गरीब को। तो मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को नॉन मेटल्स को देते हैं। मेटल्स क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स को नॉन मेटल्स को देते हैं। तो इसी तरीके से इनके बीच में रिएक्शन होती है और जो कंपाउंड बनते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। ये बच्चों को पता होगा। नहीं पता? मैं हूं ना, मैं बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। एक एक करके सीखते चलते हैं। तो जो मेटल्स हैं वो क्या करते हैं? मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स बेटा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब ये लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसमें हम लिखेंगे लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे और नॉन मेटल्स उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे। जो इन्होंने लूज किए वही इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेंगे और इनके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। समझ आया नहीं आया? भाई जो किसी से भी उधार ले रहा है या किसी से सपोज भीख मांग रहा है, भिखारी जो होते हैं बेचारे, वो जब भीख मांगते हैं तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है क्योंकि वो ले रहे हैं किसी से। और वहीं जो दानी है, जैसे मैंने किसी भिखारी को सपोज करो कुछ पैसे दिए या कुछ खाने का सामान दिया, तो मैंने दिया है इसलिए मेरे ऊपर प्लस का साइन आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। बट उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। एक्चुअली उसके ऊपर आए ना यार, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेट इट बी वेल। तो उसके ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। और देने वाले के ऊपर क्या आता है बेटा? हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। तो मेटल्स के ऊपर आएगा क्या? पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहलाते हैं। और ये लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, देते हैं मतलब। और नॉन मेटल्स गेन करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या होती है कि मेटल्स आर लस्ट्रस। मेटल्स क्या होते हैं? लस्ट्रस होते हैं। व्हाट इज द वर्ड मीन लस्ट्रस? लस्ट्रस का मतलब होता है बच्चों कि ये जो होते हैं ना, लस्ट्रस का मतलब होता है चमकीले, यानी कि इनके अंदर से एक लस्टर होती है। लस्टर यानी कि चमक होती है। ठीक है, ये शाइन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? लस्टर यानी कि ये क्या करते हैं? ये साइन करते हैं। साइन मतलब समझ रहे हो ना? तो मेटल्स होते हैं, जैसे कि हम गोल्ड की रिंग्स पहनते हैं, गोल्ड की कुछ भी चीजें पहनते हैं, ऑर्नामेंट्स पहनती हैं, लेडीज बहुत ज्यादा पहनती है ना, तो उनके वो चीज चमकती है कि गोल्ड पहना हुआ तो वो चमकता है, साइन करता है वो। दैट्स व्हाई इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो लस्टर की होती है। ठीक है, चलो। और उसके बाद आता है हमारा कि मेटल जो है वो सोनोरस होते हैं। इससे अगली प्रॉपर्टी क्या होती है कि मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है बताना चला? तो सोनोरस का मतलब होता है कि ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सोनोरस मतलब साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कब? व्हेन बीटन, मतलब जब हम उनको पीटते हैं किसी चीज से। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा टिक्की वाला आपकी गली में जरूर आता होगा, है ना? टिक्की खाई होगी ना, तो अपने तवे को बजाता है, टन 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 टिक्की। वो कभी आवाज लगा तो टिक्की ले लो, गोलगप्पे खा लो, ऐसे बोलता है? कभी कभी नहीं बोलता ना। वो बस तवे पे अपने बजाता है, वो जो उसका तवा सा उस पे बजाता है, अगर गली में आपके आता है तो। ठीक है, तो उसको बजाता है और उसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है ना? घंटी होती है, हम सुबह सुबह मंदिरों में घंटी बजाते हैं, पूजा करते हैं, टन 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 घंटियां बजाते हैं भगवान जी के सामने। तो वो भी मेटल की है। घंटी किस चीज की है? मेटल की, कॉपर की होती है। वो बजती है तो वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है। वहीं पे आप बताओ क्या इस चौक से साउंड प्रोड्यूस होगी ऐसी जैसी मेटल से साउंड प्रोड्यूस होती है? जितनी तेज
हम साउंड मेटल से प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या हम उतनी नॉन मेटल्स से प्रोड्यूस कर सकते हैं? कर सकते हैं, बताओ। वैसे नॉन मेटल्स के एग्जांपल पता है आपको कुछ? चलो एग्जांपल बताते हैं। नॉन मेटल्स के एग्जांपल क्या होते हैं? जैसे कि गैसेस है ना, जितनी भी जो भी गैसियस एलिमेंट्स है वो सारे के सारे नॉन मेटल्स में आते हैं। जैसे ऑक्सीजन, जैसे नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा कुछ सॉलिड भी बता देता हूं, जैसे कि कार्बन। कार्बन देखा है ना आप लोगों ने? कार्बन चैप्टर पूरा पढ़ा दिया यार, कार्बन तो रट गया होगा आपको अब एकदम कि कार्बन क्या है, कार्बन के बारे में एक एक चीज हम पढ़ चुके हैं। तो कार्बन क्या है? कार्बन के 3 एलोटॉप्स होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और तीसरा हमारा बकमिंस्टर फ्लोरीन। तो ये जो कार्बन वार्बन है वो कैसा होता है? वो साउंड प्रोड्यूस करता है क्या? कोयला देख लो आप, साउंड प्रोड्यूस करता है मारने मारने पे उसको, उसे मैं फेंक के मारूं या उसको आपस में दो कोयलों को ऐसे बजाऊं, आवाज आएगी क्या? कुछ भी आवाज नहीं आएगी, जितनी आवाज घंटी को बजाने से या तवे को बजाने से आती है। दैट्स व्हाई मेटल्स आर सोनरस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सोनरस के बाद जनरली बेटा ये मेटल्स क्या होते हैं? जनरली हार्ड होते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड, यानी कि मेटल्स जो है वो काफी टफ होते हैं, हार्ड होते हैं। अगर हम लोहे की रोड किसी पे मार दें तो बंदा खत्म हो जाएगा ना, ऐसे, ठीक है। नहीं करना, ऐसी बातें नहीं करते गंदे बच्चों। तो जब हम क्या करते हैं, जब आई मीन जो मेटल्स हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। अब जैसे ये कड़ा है हमारे पास, ठीक है, ये इतना हार्ड है कि इसको मैं दबाने की, प्रेस करने की कोशिश करूं, इसकी शेप चेंज करने की कोशिश करूं, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और हथौड़ा अच्छी अच्छी चीजों को तोड़ देता है, क्यों? क्योंकि वो हार्ड है, मेटल से बना हुआ है भाई। और वो भी क्यों है हार्ड, इसका भी रीजन बताऊं? वाई का रीजन कहा था ना, वाई बताएंगे। तो बच्चे हार्ड इसलिए होते हैं क्योंकि इनके जो एटम्स हैं, इनके जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं? एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है और उनकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा हो जाती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ कह लो या हार्ड कह लो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। तो बच्चों मेटल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड है, स्ट्रॉन्ग भी है ना। ऐसा नहीं होता कि भाई हथौड़े को मैं अगर फेंक के मारूं दूसरे हथौड़े पे तो दोनों हथौड़े टूट जाएंगे। हथौड़े टूटते हैं क्या कभी? वो मेटल टूटेगा क्या कभी? या ये मेटल टूट जाएगा क्या कभी? कभी नहीं टूटेगा ऐसे, आई मीन ऐसे तो नहीं टूटेगा एटलीस्ट, है ना। तो ये क्या होते हैं? जनरली हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ओके। अच्छा दूसरी बात कि रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है ना। चाहे आप कॉपर ले लो, गोल्ड ले लो, टिन ले लो, सिल्वर ले लो, एल्युमिनियम ले लो, आयरन ले लो, ये सभी के सभी क्या है? मेटल्स हैं। और सभी के सभी किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं, है ना। चलो अच्छा, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ना वो भी काफी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी मेटल को सपोज करो मेल्ट करना चाह रहा हूं या फिर बॉइल करना चाह रहा हूं तो वो ऐसे ही हो जाएगा क्या? उसको गैस पे रखो और आप उबालो तो क्या मेटल, जैसे आपने देखा होगा आप चाय बना रहे हो तो कभी बर्तन पिघलता देखा है? बर्तन पिघल सकता है क्या? नहीं यार, ऐसे नहीं होता। क्यों? क्योंकि बर्तन जो है किससे बना है? मेटल से। और मेटल इतनी जल्दी नहीं पिघलने वाले, मेटल के अंदर जो चीज है वो पिघल जाएगी। घी डालो, घी पिघल जाएगा, वो तो बहुत जल्दी पिघल जाता है। कुछ और चीज डाल दो उसमें और उसको पकाओ, वो पिघल जाएगी, लेकिन मेटल नहीं पिघलेगा। क्योंकि मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि उसको जो हमें हीट एनर्जी देनी पड़ेगी वो बहुत ज्यादा अमाउंट में देनी पड़ती है। समझ आ रहा है आप सभी को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, मेटल्स की ना डिफरेंट कलर्स होते हैं। मेटल्स के ज्यादा डिफरेंट भी नहीं होते, वही है ग्रे कलर का मोस्टली पाया जाता है। ग्रे या फिर गोल्ड वगैरह जो है, गोल्ड और कॉपर, वो येलोइश कलर का होता है, ठीक है। चलो अब हम बच्चों कुछ बातें करते हैं, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाए मेटल्स की सीधा। केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। नहीं यार, एक काम करते हैं, हम सुनो, एक काम करते हैं, पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल देख लेते हैं। क्योंकि जैसे मैंने ये सारी बताई उसी की उल्टी प्रॉपर्टीज है नॉन मेटल्स की, तो एक साथ पढ़ेंगे ना तो चीजें याद हो जाएंगी, है ना। चीजें याद हो जाएंगी, फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज एक साथ उनकी देख लेंगे, मेटल और नॉन मेटल की। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ही खत्म कर डालते हैं, ठीक है। चलो इसी के उल्टे करते जाना बस। जैसा मैंने बोला था, क्या मेटल्स क्या है? मैलिएबल। तो नॉन मेटल्स क्या हो जाएंगे? नॉन मैलिएबल। मतलब अगर मैं एक नॉन मेटल को लूं, मैंने एक कार्बन का पीस लिया और मैं उसको अगर तोड़ने की कोशिश करूं हैमर मार के, उसको मैं सीट में कन्वर्ट करने की सोच रहा हूं, तो ऐसा नहीं होने वाला। वो ब्रिटल होते हैं। वो क्या होते हैं? वो होते हैं बेटा ब्रिटल। तो मैलिएबल नहीं होते, वो क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल की स्पेलिंग यहां लिख देते हैं, BRITTLE। ब्रिटल का मतलब होता है भंगुर, हिंदी में इसको भंगूर बोलते हैं, ठीक है। यही है आई होप स्पेलिंग तो, ठीक है। तो भंगुर है, भंगुर यानी कि इसकी जो आई मीन इसको अगर हम हथौड़ा मार के तोड़ेंगे ना तो चूरा चूरा सा हो जाएगा, वो टूट जाएगा। वो ये नहीं कि सीट में या वायर में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। वो फूट जाएगा, चूरा चूरा बन जाना है। अच्छा डक्टाइल, क्या नॉन मेटल डक्टाइल डक्टिलिटी शो करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। क्या किसी नॉन मेटल को पकड़ के आप वायर में कन्वर्ट कर सकते हो? किसी गैस को वायर में कन्वर्ट कर सकते हो? Isn't it sounding stupid? है ना। किसी गैस को हम किसी गैस को हम एक वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं? इम्पॉसिबल, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स डक्टिलिटी शो नहीं करते बेटा। उसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो अभी बताया था कि नॉन मेटल्स में नहीं होती, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कहां से कंडक्ट करेंगे?
हीट भी कहां से कंडक्ट करेंगे, हीट भी कंडक्ट नहीं करते वो, और ना ही बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यानी कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। लेट्स गो अहेड। लस्टर्स, तो बच्चों आप ही बताओ, क्या वो चमकीले होते हैं? क्या कोई गैस चमकती है इस तरह की? नहीं चमकती है ना, कोई भी नॉन मेटल इस तरह से चमकता वमकता नहीं है। लेकिन एक चीज है चमकती है, जो बताओ कौन सी? अभी अभी मैंने बोला कार्बन, कार्बन का एक एलोट्रोप है डायमंड, कार्बन का टाइप है ना डायमंड, डायमंड भी तो कार्बन ही ना बेटा, पढ़ाया था ना। तो डायमंड तो चमकता है, और वो तो बेहतरीन चमकता है, मतलब उसकी एकदम इट हैज अ ब्रिलियंट शाइनिंग, बहुत तगड़ी चमक होती है, ब्रिलियंस उसकी बहुत अच्छी होती है ना, चमकता है ना डायमंड। तो ये क्या है, ये बेटा कुछ इसके अपवाद है, एक्सेप्शंस हैं, ठीक है ना, ये कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, अभी एक्सेप्शंस भी बताता हूं तुमको, बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो, ठीक है। आगे चलते हैं, सोनोरस, तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं क्या? नॉन मेटल्स ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, मेटल करते थे लेकिन नॉन मेटल साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। उसके बाद जनरली कुछ चीजें ये थी कि मेटल्स जो है वो हार्ड होते हैं, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। मेटल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो नॉन मेटल्स क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में थे, मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में थे, लेकिन नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? नॉन मेटल भैया कुछ भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, और गैसेस भी हो सकते हैं। नॉन मेटल्स क्या किस किस स्टेट में पाए जा सकते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, इन व्हाटएवर द फॉर्म द नॉन मेटल्स कैन बी फाउंड। ओके, नॉन मेटल्स किसी भी फॉर्म में पाए जा सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं बच्चों, कुछ छूट तो नहीं गया ना? अच्छा, कलर्स भी बेटा डिफरेंट डिफरेंट आ जाते हैं, ठीक है, और इनकी डेंसिटी की बात और कर लेते हैं। भाई जो नॉन मेटल्स है ना, उनकी डेंसिटीज काफी लो होती है, नॉन मेटल्स की डेंसिटी काफी कम होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि कितने जो जो पार्टिकल्स है ना, वो कितने पास पास है, पार्टिकल जितने पास पास होंगे उतनी ही ज्यादा उसकी डेंसिटी होगी, उतनी ही ज्यादा उसकी डेंसिटी होगी, और पार्टिकल जितने दूर दूर उतनी ही डेंसिटी कम, उतनी ही डेंसिटी कम। अब आप बताओ गैसेस के पार्टिकल्स कितनी दूर दूर होते हैं? तो आपको भैया वो तो बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच में काफी ज्यादा गैप होता है, दैट इज उनकी डेंसिटी काफी कम होती है। ओके, या अब बेटा एक्सेप्शंस देखते हैं। एक्सेप्शंस मतलब अपवाद, मतलब जो इन प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते, कुछ ऐसे और ऐसे मेटल्स और नॉन मेटल्स भी होते हैं। जैसे मेटल के बारे में हमने ये सारी चीजें देखी, लेकिन एक आधा गद्दार मेटल ऐसा भी होगा जो ये प्रॉपर्टीज शो नहीं करता होगा, इनमें से एक आधी, ठीक है। और ऐसे ही बेटा एक आधा नॉन मेटल भी होगा, बताते हैं कौन सा होगा। तो मैलिबिलिटी की बात करें, जैसे मैं एक बात बताता हूँ आपको, आयोडीन है, आयोडीन, आयोडीन एक नॉन मेटल है। आयोडीन क्या है? आयोडीन एक नॉन मेटल है, और जबकि वो क्या होता है, साइनी होता है। आयोडीन पता है क्या होता है, साइनी होता है, मतलब वो लस्ट्रस शो करता है, लस्टर शो करता है, बावजूद इसके कि वो नॉन मेटल है। कर दी ना गद्दारी, अरे नॉन मेटल है भाई, तू नॉन मेटल की तरह बिहेव कर, नॉन मेटल तो नहीं होते लस्टर, लेकिन वो कर रहा है, इसलिए उसको हम क्या किसमें केस में रखते हैं कि तू एक्सेप्शन है भाई, तू एक्सेप्शन है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आती है हार्डनेस और सॉफ्टनेस की बात करते हैं। तो हार्डनेस और सॉफ्टनेस, हार्ड वाली बात की थी ना हमने डायमंड की, डायमंड भाई साहब नॉन मेटल है नहीं है, क्योंकि डायमंड कार्बन का पार्ट है, नॉन मेटल है, बट स्टिल इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल ओकरिंग सब्सटेंस। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल ओकरिंग सब्सटेंस, मतलब कि ये नेचुरली जो पाया जाता है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस, मतलब सबसे हार्ड सब्सटेंस है, कठोर है सबसे ज्यादा। जबकि वो तो मेटल्स हुआ करते थे, ये नॉन मेटल होके कठोर बन रहा है भाई, तू भी अपवाद है भाई, तू तू अलग हो जा भाई, इसको भी हमने अलग रख दिया, समझ आ रहा है? तो ये भी एक्सेप्शन में आता है। फिर सॉफ्ट की बात करते हैं। हमने क्या पढ़ा था अभी कि मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, क्या होते हैं, मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स हार्ड होते हैं। ये देखो, ये है मेरे पास, आई थिंक ये किस चीज का पता नहीं यार, एलॉय का होता है वैसे तो, ठीक है। तो ये किसका है, स्टील स्टील का होगा ये। तो ये क्या है, ये हार्ड है, क्या है, हार्ड है, इतना ज्यादा है ना। तो मेटल्स, क्योंकि मेटल सारे के सारे हार्ड होते हैं, लेकिन एक मेटल ऐसा भी है जिसका नाम है सोडियम, एक और है जिसका नाम है पोटेशियम, और एक और है नहीं का भाई जिसका नाम है लिथियम। अब इन तीनों के बारे में एक और चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, कि ये जो है ना, विच लिथियम और सोडियम और बेटा पोटेशियम, ये जो तीनों मेटल्स है ना, इनको हम एल्कली मेटल्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एल्कली मेटल्स। ये बात आपको खास ध्यान रखनी है, खास खास खास। इसके ऊपर मैं ये बना दे रहा हूं बादल, इनको बादलों में भेज दिया भाई हमने, ठीक है ना। तो एल्कली मेटल्स के नाम से जाने जाते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है ना। यानी कि LiNa और K, Li लिथियम, Na सोडियम और K माने पोटेशियम, सिंबल्स हैं इनके। याद रखना बच्चों, रिएक्शंस में बीच में पूछ लिया जाता है कि हमने एक एल्कली मेटल ले रखा है, तो एल्कली मेटल के नाम से आप समझ जाओगे कि इन तीनों में से एक ही होने वाला है।
ध्यान रखना, प्लीज ध्यान रखना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, चलो आगे सुनो। तो ये जो तीनों मेटल्स है ना, ये भाई इतने बड़े पागल हैं, ये क्या है, ये वीक है। ये क्या है, ये वीक होते हैं, जबकि सारे के सारे मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। बट ये तीनों के तीनों ऐसे हैं जो कि मेटल होने के बावजूद बहुत वीक होते हैं। इनको हम चाकू से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, नाइफ से काटा जा सकता है सोडियम को, पोटेशियम को भी, ठीक है, इतने सॉफ्ट होते हैं ये। तो खैर एक्सेप्शन है, बेचारे रख दिया एक्सेप्शन में। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपना किस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पे, ठीक है। इसको मैं रफ कर दूसरा एक बार। बच्चों चलते केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के पास, ठीक है, फिर उसके बाद नॉन मेटल्स की एक करके देखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। मैंने पूरा बॉडी नोट करके रख दिया ताकि हम मिनिमम टाइम में, आई मीन वो लिखने विखने में टाइम बच जाए और ज्यादा लेंथी वीडियो ना हो यार, है ना। और फिर वरना आप देख के बैठ जाते हो और फिर टाइम, यू नो, वी हैव टू सेव द टाइम। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन जैसे हम करेंगे, मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, मेटल ऑक्साइड। अब ध्यान से सुनना, मेटल की जब भी हमने रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन कहां से आ रही है, एयर में, मतलब मेटल को हमने एयर में रिएक्ट करा दिया तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अच्छा एक और चीज, जो मेटल ऑक्साइड बनेगा ना, इसका नेचर बेटा बेसिक ऑक्साइड होगा, यानी कि बेसिक नेचर का होगा। मतलब अगर मैं इसमें लिटमस पेपर डालूं ना रेड कलर का, तो बाहर निकल के ब्लू कलर बन जाएगा, मतलब ये बेस की तरह बिहेव करेगा। आगे सुनो, हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेटल लिया मैंने सोडियम यानी कि Na, ऑक्सीजन के साथ यानी कि O2 गैस के साथ रिएक्शन करा दी। ये गैस जी मतलब गैस है, और नीचे आप इसके बेटा यहाँ सोडियम यहाँ ऑक्सीजन लिखोगे। इसके बाद 2Na2O बन गया, 2Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड बना। क्या बना, सोडियम ऑक्साइड। ये बैलेंसिंग कैसे करते हो आपको पता ही है, इधर Na और इधर O2 रहेगा पहले, फिर यहाँ 2 नहीं लिख रहा था सपोज, तो Na के 2 मॉलिक्यूल से तो मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ता, 2 लगा दिए मैंने यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद O का क्योंकि एक ही था यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो O 2 आते हैं, यहाँ O 2 आते हैं। बट अभी जब यहाँ पे सपोज मैंने 2 नहीं लिखा हुआ और इस 4 को ही मिटा देता हूँ। बैलेंसिंग सुन लो बेटा, बैलेंसिंग सुन लो एक बार, अगर किसी को नहीं आती तो। Na प्लस O2 है। अब यहाँ देखना, यहाँ O का सिर्फ एक एटम है, यहाँ पर 2 है, तो मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा ताकि 2 O के एटम्स हो जाए। और इस 2 की वजह से ये यार Na के भी एटम्स बढ़ गए, 2 दूनी 4 हो गए Na के। यहाँ Na का सिर्फ एक है तो इसको 4 बनाओ, ऐसे बैलेंसिंग करते हैं। तो बैलेंसिंग तो सभी को आती होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो सोडियम में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तो सोडियम ऑक्साइड बना, और ये भी बेसिक नेचर का है। किस नेचर का, बेसिक नेचर का। मतलब इसमें वही रेड लिटमस डालूंगा तो किसको किस में चेंज कर देगा, ब्लू कलर में चेंज कर देगा। आगे बढ़ते हैं। तो इस बेसिक ऑक्साइड को, अब अगर हम इस बेसिक ऑक्साइड को उठाकर और पानी में डिसॉल्व कर दें, अगर पानी में डिसॉल्व कर दें तो पता क्या बनता है, एक एल्कली बन जाता है, यानी कि एक प्योर बेस बन जाता है। NaOH दिख रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है ना, तो इसका नाम भी नीचे लिखना होता है बच्चों, इसके नीचे लिखना है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने नहीं लिखा, जस्ट टू सेव द टाइम अगेन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया यहाँ पे कब, जब हमने बेसिक ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन कराई। मतलब पहले मेटल को रिएक्ट कराया एयर में घोल दिया, उसको एयर में घोल दिया। कैसे घोल दिया, अरे सुनो बेटा, जो सोडियम मेटल है, सोडियम और पोटेशियम मेटल, ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि अगर इनको बस ऐसे निकालो हवा में ऐसे हाथ पे रख लो, आप हाथ पे नहीं रखना, किसी डिस्क वगैरह में रख लेना, ठीक है। डिस्क में आपने इस सोडियम मेटल को ऐसे ही रखा, तो जैसे ये एयर के कांटेक्ट में आएगा ना, मतलब एयर में जैसे आप रखोगे तुरंत तो वैसे अपने आप ही जल जाएगा, अपने आप जल जाएगा। उसमें कोई माचिस, उसमें कोई आग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, उसको फ्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही रिएक्ट करके जल जाता है। और जलने के बाद बनाता क्या है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है। फिर अगर उस सोडियम ऑक्साइड को आप वाटर में घोल दोगे, वाटर में डिसॉल्व करा दोगे, तो एक बेस बनता है NaOH। समझ आया। अगले रिएक्शन पे चलते हैं, अगले एग्जांपल पे। 2 एग्जांपल है ताकि अच्छे से समझ आ जाए। मैग्नीशियम को ले लेते हैं, ये यार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जब हम एक मैग्नीशियम रिबन को, ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या आता है, कि व्हेन वी बर्न अ मैग्नीशियम रिबन इन प्रेजेंस ऑफ एयर या इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन व्हाट हैपेंस। ठीक है, तो होता क्या है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। जब हम एक मैग्नीशियम मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते तो बनता क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये भी क्या है, बेसिक ऑक्साइड है, यानी कि ये भी बेस नेचर का है, बेसिक नेचर का है, ठीक है। फिर इसको उठा के पानी में घोल देते हैं तो क्या बनेगा, फिर से एक बेस बनेगा। बस इसका फॉर्मूला MgOH का होल ट्वाइस होगा, OH का होल ट्वाइस पढ़ते हैं इसको, ठीक है। MgOH का होल ट्वाइस बनेगा। समझ आया बच्चों सारा, ठीक है। चलो अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं बच्चों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के पास, जो कि कहते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। पहले हमने एयर के साथ रिएक्शन करा दी, अब हम वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, किसकी, मेटल्स की। तो देखो, मेटल प्लस वाटर मिलके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन निकल जाता है अलग। क्योंकि अगर मैं H2O की बात करूं तो H2O में ना एक तो H है और एक OH है, ऐसे मैं इसको तोड़ सकता हूं ना, अलग अलग सोच के देखो। H2 ये H2 और O, तो H2O को ऐसे H और OH में तोड़ा जा सकता है। तो ये जो H है, H तो हाइड्रोजन निकल जाएगा अलग, मतलब हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में निकलेगा। यहां दिख रहा होगा H2 गैस, H2 गैस फॉर्म में, H2 गैसेस फॉर्म में, H2 गैसेस फॉर्म में, ठीक है।
और जो OH है वो बेटा OH मतलब हाइड्रोक्साइड आयन की तरह जुड़ जाएगा किसके साथ, मेटल्स के साथ। यहाँ देखो K के साथ OH जुड़ गया, Mg के साथ OH जुड़ गया, Mg के साथ यहाँ पर O क्यों जुड़ा, H कहां गया, लेट मी टेल यू, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। यहाँ पर भी OH नहीं जुड़ा बेटा, यहाँ पर भी क्या जुड़ा, ऑक्साइड जुड़ा। क्यों, क्योंकि मेटल्स के साथ ना दो तरह की रिएक्शन होगी, दो तरह की रिएक्शन करेगा। एक तो बेटा वाटर रिएक्शन करेंगे कुछ मेटल्स के साथ, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे आएंगे जैसे कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तो खैर कर लेता है वाटर के साथ भी, बट मैग्नीशियम जब स्टीम के साथ करता है, या फिर जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम वाटर के साथ करता ही नहीं, वो करता है स्टीम के साथ। अब आप कहोगे फर्क क्या है, तो बच्चों स्टीम मतलब भाप होती है, भाप मतलब वो गैसियस स्टेट है वाटर की, वाटर की गैसियस स्टेट है वो, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम और भी बहुत सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ स्टीम के साथ ही रिएक्शन करते हैं, ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते, इवन हॉट वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं करते, उन्हें स्टीम ही चाहिए भाई साहब, ठीक है। देखो तो मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलती है। बट कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं और मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। नोट द पॉइंट, यहां पर बेटा मेटल हाइड्रोक्साइड बनना है जब वाटर के साथ कर रहे हैं, जब स्टीम के साथ करें तो मेटल ऑक्साइड बनना है, और प्लस में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। लेट अस सी सम एग्जांपल 2K, यानी कि पोटेशियम के दो एटम्स हमने लिए, पोटेशियम की वाटर के साथ रिएक्शन कराई, वो भी कैसा पानी है, ठंडा पानी, तो इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, हाँ जी कर लेगा। क्यों, क्योंकि पोटेशियम और सोडियम जो है ना वो यार काफी रिएक्टिव मेटल्स में जाने माने जाते हैं। अभी रिएक्टिविटी सीरीज भी इसी चैप्टर में पढ़ाने वाले हैं, ध्यान से सुनते रहिए बस। तो पोटेशियम की रिएक्शन हमने कोल्ड वाटर के साथ कराई, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस, और क्या निकली, हीट एनर्जी। ओके ध्यान, मैग्नीशियम यानी कि जो सॉलिड स्टेट में है उसकी जब रिएक्शन हम कराते हैं हॉट वाटर के साथ, तब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में वाटर हाइड्रोजन गैस निकलती है, सॉरी प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलती है। नोट द पॉइंट, नोट द डिफरेंस। मैग्नीशियम मेटल जो है उसकी दो रिएक्शंस मैंने यहां पर लिखी हुई है ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ अच्छे से। जब मैग्नीशियम मेटल की मैंने हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कराई तब मेटल हाइड्रोक्साइड निकला, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड निकला, हाइड्रोजन गैस ठीक है निकल रही है, यहां देखो। फिर मैग्नीशियम की मैंने हॉट वाटर के साथ नहीं स्टीम के साथ रिएक्शन कराई, किसके साथ, स्टीम के साथ, ठीक है। अच्छा कोल्ड वाटर के साथ क्यों नहीं कराई, क्योंकि कोल्ड वाटर के साथ मैग्नीशियम रिएक्शन ही नहीं करता, बट हॉट वाटर के साथ करता है, तो हाँ जी करता है। फिर स्टीम के साथ क्यों कराई, डिफरेंस है, क्योंकि हॉट वाटर के साथ तो करता ही है ठीक है, लेकिन जब स्टीम के साथ रिएक्शन कराते हैं ना मैग्नीशियम की, तो बहुत रैपिडली रिएक्शन करता है, बहुत तेजी से रिएक्ट कर लेता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम स्टीम के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन कर लेता है और बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्यों, अभी देखा था स्टीम के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनता है, ना कि मेटल हाइड्रोक्साइड। तो बना ना MgO और प्लस में H2 गैस। समझ आ गया होगा, याद भी हो गई होगी, स्क्रीनशॉट लेते चलना और सीखते चलना, ठीक है। फिर बच्चों एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का साथ एल्युमिनियम की रिएक्शन किससे करेगी, स्टीम से, क्योंकि एल्युमिनियम ना तो ठंडे पानी से करेगा, ना इधर वो करेगा गर्म पानी के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा। एल्युमिनियम ने स्टीम के साथ रिएक्शन करी, एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3, ये फॉर्मूला याद कर लेना, काफी यूज हो जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ओके चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी के पास, लेट्स गो। अच्छा एक और चीज है बेटा, जो हाइड्रोजन गैस का टेस्टिंग है वो कैसे की जाती है। तो हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग के लिए क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड, हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग के लिए ना यार एक काफी इजी सा फिगर है बस, बट इस वाली बुक में मुझे वो नहीं दिख रहा है। चलो मैं ऐसा करता हूँ, वो डायग्राम आपको निकलवा के यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। बट वो एसिड बेसिस सॉल्ट का डायग्राम है, उस बुक से लेंगे, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे लगवा देता हूँ। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इस डायग्राम में क्या है ना, जो गैस इवॉल्व हो रही है वो गैस पहले टब के अंदर जा रखा है, वो पाइप पहले टेस्ट ट्यूब दिख रही होगी आपको, उसके अंदर जिंक ग्रैनुअल्स दिख रहे होंगे, जिंक ग्रैनुअल्स यानी कि जिंक के पीसेस मेटल के दिख रहे होंगे, और H2SO4 उसमें एसिड डला हुआ है। तो रिएक्शन हुआ कि मतलब जो भी रिएक्शन हुई, कोई दिक्कत नहीं, आपको याद नहीं आ रही कोई नहीं, उस पर ध्यान मत दो। ध्यान किस पे दो, कि वहां से निकली क्या, हाइड्रोजन गैस। उस ट्यूब में से क्या निकली है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, H2 गैस, और वो जाती है कहां पे, उस ट्यूब के उस टब के अंदर। और टब में क्या भरा हुआ है, तो वहां पर बेटा सॉप सॉल्यूशन, क्या भरा हुआ है, सॉप सॉल्यूशन। ओके तो जो सॉप सॉल्यूशन है, जब उसमें हम ऐसे बबल वाला पाइप छोड़ेंगे, आई एम सॉरी गैस वाला पाइप छोड़ेंगे, तो गैस जब निकल के वापस आएगी ना उसमें से, टब में से ऊपर आएगी जब गैस, तो बबल्स की फॉर्म में आएगी, किसकी फॉर्म में, बबल्स की फॉर्म में। इसका मतलब जो गैस थी, गैस मतलब हाइड्रोजन गैस, वो किस में भर गई, अब बबल्स में भर गई है। वो बबल्स उड़ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें कैंडल लगा देते हैं उन बबल्स के नीचे, उनको फोड़ने के लिए। तो जब वो फटते हैं ना, तो वो पॉपअप साउंड से फटते हैं, किस साउंड से, पॉपअप साउंड से, ठीक है। मतलब क्योंकि हाइड्रोजन गैस है ना उसके अंदर, और हाइड्रोजन गैस बेटा बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होती है। कैसी होती है, एक्सप्लोसिव होती है। एक्सप्लोसिव क्यों, मतलब एक्सप्लोसिव मतलब एकदम धमाके से फटना, इस तरह से। तो बबल्स है तो उसके अंदर तो कम ही गैस होगी, तो भटाक से फटेंगे, पॉप अप पॉप पॉप, इस तरह से, ठीक है। तो उससे हम पहचान सकते हैं कि ये जो गैस थी ये हाइड्रोजन गैस थी। समझ आया। तो ये टेस्टिंग भी बच्चों पूछी जाती है कि राइट द स्टेप्स टू डिटरमाइन इफ द गैस इज हाइड्रोजन गैस और नॉट। ओके लेट्स गो अहेड। बच्चों अब आते हैं हम रिएक्शन ऑफ मेटल्स की
थर्ड प्रॉपर्टी के पास, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स कराते हैं इस बार। पहले एयर के साथ कराई, फिर वाटर के साथ कराई। वाटर के साथ कराई थी तो क्या बना था, मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड बनने थे। वाटर के साथ रिएक्शन कराने पे मेटल हाइड्रोक्साइड, और ऑक्सीजन के साथ कराने पे, आई एम सॉरी, स्टीम के साथ कराने पे मेटल ऑक्साइड। ओके, अब बात आती है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स कौन से होते हैं? तो बेटा जब हम एसिड के अंदर थोड़ा सा पानी मिला देते हैं, या फिर एक्चुअली पानी के अंदर जब एसिड मिलाते हैं, पानी के अंदर एसिड जब मिलाते हैं, तब उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड्स। ओके, तो मेटल्स की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड्स के साथ जब होते हैं तो मेटल सॉल्ट्स प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। मेटल सॉल्ट्स बनते हैं, मेटल सॉल्ट्स। अब देखो कैसे, जैसे सोडियम लिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड किया, रिएक्ट कराई, रिएक्शन कराई, तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये वही कॉमन सॉल्ट जो होता है हमारा बना ना सॉल्ट। तो मेटल सॉल्ट क्यों? क्योंकि सोडियम मेटल है और ये पूरा का पूरा क्या कंपाउंड बना है, सॉल्ट कंपाउंड बना है, इसलिए मेटल सॉल्ट बोला इसको, और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकली। दूसरा, मैग्नीशियम मेटल की कराते हैं, मैग्नीशियम की HCl के साथ कराई तो MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड बना। मैग्नीशियम क्या है, मेटल, और ये पूरा क्या है, सॉल्ट, इसलिए बोला मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी कि ये मेटल सॉल्ट बन रहा है, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। आगे बढ़ते हैं, 2Al प्लस HCl। अच्छा, HCl जो है सबके सब एक्वस हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो AQ। एक्वस का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर पानी मिला हुआ है, ये मतलब होता है एक्वस का, ठीक है। ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है। चलो, तो Mg के साथ HCl कराई, MgCl2 बना प्लस हाइड्रोजन गैस, और उसके बाद Al की कराई HCl के साथ, तो बनता है बच्चों AlCl3। AlCl3 बनता है, इस बात का ख्याल रखना, ठीक है। और प्लस में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस, ये फॉर्मूला याद रखना। फिर बात आई, देखो 3 बार हमने HCl ले लिया यार, और भी तो एसिड्स हैं, उनकी भी तो बारी आने दो। तो हाइड्रो आई मीन सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया, H2SO4, क्या लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया। तो जिंक मेटल की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगी, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराई, ये भी एक्वस है, ये भी ध्यान रखना है, ये भी कैसा है, एक्वस है, मतलब डाइल्यूट एसिड ही ले रहे हैं। कराई इसके साथ रिएक्शन तो ZnSO4 बनेगा, Zn और ये SO4, ZnSO4 यहाँ आ जाएगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस जो यहाँ निकल जाएगी। अभी मैंने 3 मिनट पहले ही ये चीज बताई थी, 2-3 मिनट पहले ही, कि हाइड्रोजन गैस का हम टेस्ट कैसे करते हैं। तो उसमें मैंने कहा था ना, जिंक ग्रैनुअल्स प्लस H2SO4 मिल रहा है, तो जिंक सल्फेट एक सॉल्ट बन जाता है और प्लस में हाइड्रोजन गैस बन जाती है, जिसको हमने टप में डाला, टप में से बबल्स निकले, उनको हमने पॉपअप साउंड से फोड़ दिया, यानी कि कैंडल लगा दी, पॉपअप साउंड से आवाज आई। यही कहलाता है क्या, टेस्टिंग प्रोसीजर किसका, हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का भी होता है, वो भी टाइम आने पे बताएंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, अब एक छोटा सा टॉपिक और आता है जिसका नाम है एक्वारेजिया। यार बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चीज, पता है क्या है ये एक ऐसा इट्स अ दैट केमिकल, जिस केमिकल को जिस केमिकल में हम कोई भी चीज डिसॉल्व कर सकते हैं। एनी मेटल, किसी भी मेटल को आप इसके अंदर डालोगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, समझ पा रहे हो आप। तो एक ऐसा केमिकल है या फिर एक ऐसा लिक्विड है जिसके अंदर कोई भी मेटल डिसॉल्व हो सकता है, इवन गोल्ड एंड प्लैटिनम, जो कि अकेले HNO3 या फिर HCl में नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब अगर मैं HNO3 में या फिर HCl में अकेले HNO3 है मेरे पास, उसमें अगर मैं मेटल को घोलने की कोशिश करूं तो वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, ना ही HCl में डिसॉल्व हो पाएगा। लेकिन अगर मैंने एक्वारेजिया में डिसॉल्व किया तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। नाउ व्हाट इज एक्वारेजिया, सुनो ध्यान से। तो एक्वारेजिया का मतलब होता है 1 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 एसिड और 3 पार्ट्स डालो बेटा किसके, HCl के। अब जैसे सपोज करो मैं 4 लीटर बना रहा हूं, 4 लीटर्स बना रहा हूं, क्या, एक्वारेजिया 4 लीटर की बाल्टी में बना रहा हूं, ठीक है। 4 लीटर में मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 लीटर डालना पड़ेगा कंसंट्रेटेड HNO3। कंसंट्रेटेड होना चाहिए, ध्यान रखना, मतलब खतरनाक वाला एकदम, ठीक है, एकदम प्योर, मतलब ठीक है, उसमें पानी की मात्रा नहीं होनी चाहिए। कंसंट्रेटेड का मतलब ये होता है, ठीक। तो मैंने क्या किया, 1 लीटर डाला HNO3, ठीक है, और 3 लीटर डाला क्या, HCl। तो 1 लीटर प्लस 3 लीटर, जो अब 4 लीटर का जो सॉल्यूशन बना हो, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं एक्वारेजिया, और उस सॉल्यूशन में मैं कोई भी मेटल घोल सकता हूं। समझ आया एक्वारेजिया क्या बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक ना रिएक्टिविटी सीरीज होती है, वो आपको आपके बोर्ड पे दिख रही होगी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है ना। ये कैसे इंपॉर्टेंट है, देखो इसका मतलब क्या होता है। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज आपको दिख रही है, इसमें बीच में एक हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन एटम दिख रहा है बीच में को मतलब नीचे की तरफ थोड़ा सा हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एलिमेंट दिख रहा है। तो उसके ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स ना, वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। जो ऊपर लिखे हैं वो ज्यादा रिएक्टिव है, और जो हाइड्रोजन एलिमेंट से नीचे लिखे हैं वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। मतलब अगर मैं इस चार्ट में ऊपर से नीचे की तरफ जाऊंगा तो रिएक्टिविटी घटेगी, और नीचे से ऊपर जाऊंगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा किसकी रिएक्टिविटी दिख रही है, यस इट इज पोटेशियम। उसके बाद किसकी बेटा, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लीड, और फिर हाइड्रोजन, और उसके बाद हो जाते हैं हमारे कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। अब इसको याद करने की भी छोटी सी ट्रिक है, ठीक है ना, आधी तो एटलीस्ट याद कर ही सकते हो, ठीक है। जैसे काना कार मांगे, KNA, CA मतलब कार, MG मतलब मांगे, ऑल्टो जेंटो फरारी, इस तरीके से याद कर सकते हो। AL, ZN और FE मतलब फरारी, ठीक है ना। और इसके बाद क्या हो जाएगा, सुन, PB,
इस तरीके से कुछ भी बना सकते हो यार, इसके आगे याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब पता है क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव कौन सा है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है, सोडियम, नो पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, ठीक है। और ये हमने रिएक्शन करने के दौरान भी देखा था कि जब पोटेशियम और सोडियम थे ना, वो कोल्ड, इवन कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर रहे थे, अभी देखा था ना, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर जा रहे हैं। लेकिन मैग्नीशियम वहीं पर क्या कर रहा था, हॉट वाटर से रिएक्शन कर रहा था या फिर स्टीम से रिएक्शन कर रहा था। और एल्युमिनियम वो तो बिल्कुल ही, मतलब उसको तो हॉट वाटर से भी नहीं कर रहा था, वो तो इसको तो स्टीम चाहिए ही चाहिए। तो मैग्नीशियम से भी कम रिएक्टिव हो गया Al, तो यानी कि एल्युमिनियम, इसलिए हमको नीचे दिख रहा होगा इस सीरीज में एल्युमिनियम। दिख रहा है ना बच्चों, किसी को दिक्कत, मैग्नीशियम से नीचे एल्युमिनियम, ठीक। तो इस तरीके से पूरी सीरीज को आपको याद रखना है हमेशा, क्योंकि दो एलिमेंट्स अगर सपोज करो रिएक्ट कर रहे हैं ना, दो एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो कौन सा एलिमेंट ज्यादा पावरफुल होगा ये उसकी रिएक्टिविटी पर ही डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा रिएक्टिव है, समझ आया। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, पोटेशियम होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलते हैं अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी के पास, जो कि है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इसमें दो रिएक्शंस का एग्जांपल लिया है, बट एक चीज आप ध्यान से सुनना, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी प्लस मेटल ए। पहला क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, जैसे मेटल बी क्या है यहाँ पे कॉपर, तो कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन हमने लिया, प्लस में मेटल ए, मेटल ए की जगह हमने कौन सा मेटल लिया है, जिंक लिया है। ओके, इन दोनों के रिएक्शन कराने के बाद सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए बनता है और मेटल बी अलग हट जाता है। ध्यान से देखो, यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन मेटल बी का था, लेकिन यहाँ जो सॉल्ट सॉल्यूशन बना वो मेटल ए का बन रहा है। यहाँ मेटल ए अलग था, बट प्रोडक्ट में मेटल बी अलग हो गया। तो यही होता है कि एक मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस कर देता है, एक मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस कर देता है। कैसे, क्योंकि जो मेटल रिप्लेस कर रहा है ना, वो मेटल ज्यादा ताकतवर है, मतलब ज्यादा रिएक्टिव है, और अगर वो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है तो उसको हटाकर खुद बैठ जाएगा उसकी जगह। जैसे जिंक जो है, अभी रिएक्टिविटी सीरीज दिखाई थी ना, उसमें बेटा जिंक ज्यादा रिएक्टिव था, स्किप करके पीछे देख लो एक बार चाहे तो, ये आपके पास बुक में है क्या, कि जिंक जो है वो क्या है, वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। ये ज्यादा रिएक्टिव है तो Cu को हटा देगा और खुद यहाँ इसके साथ अटैच हो गया SO4 के साथ, तो ZnSO4 बन जाएगा, और ये बेचारा अलग हट गया तो ये कॉपर अलग निकल जाएगा। ये चीज होती है। तो जो रिएक्टिव ज्यादा होता है ना, जोन सा भी मेटल बेटा ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो उसको रिप्लेस करके खुद उसकी जगह बैठ जाता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं CuSO4 और यहाँ पर कोई दूसरा मेटल लेता जो कि इससे कम रिएक्टिव होता, जो इससे कम रिएक्टिव होता, जैसे कि अगर मैं लेता हूं, आई मीन लेट अस टेक कोई एग्जांपल ले लेते हैं दूसरा। सपोज मैंने लिया बच्चों मरकरी ले लेते हैं, कौन सा, मरकरी, क्योंकि कॉपर से जो कम रिएक्टिव वो मरकरी है, ठीक है, Hg। अगर मैंने Hg इसकी जगह रखा तो क्या Hg यानी कि मरकरी इसके साथ रिएक्शन कर पाएगा, तब नहीं कर पाता, तब ये एज इट इज मिलता, मतलब इन दोनों के बीच में रिएक्शन ही नहीं होती। किनके बीच में, CuSO4 और Hg के बीच में। क्यों, क्योंकि Hg कम रिएक्टिव है, Hg इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो CuSO4 इसके साथ ही जुड़ा रहता और Hg अलग पड़ा रहता। समझ आया। ओके सेकंड रिएक्शन देखते हैं। देन CuSO4 प्लस आयरन, आयरन के साथ रिएक्शन जब कराएंगे तो Fe बेटा इससे ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो Fe कॉपर को हटाएगा और SO4 के साथ कनेक्ट होकर आयरन सल्फेट बना देगा, आयरन सल्फेट, और प्लस में निकलेगा कॉपर। अब एक चीज ना ध्यान से सुनना, जैसे रिएक्शन जो आती है ना, क्वेश्चन जो आते हैं वो कुछ इस तरह आते हैं कि हमने एक मेटल सल्फेट लिया, आई मीन मेटल सल्फेट बोल देंगे या बोलेंगे मेटल सॉल्ट लिया, मेटल सॉल्ट, उसको हमने एक मेटल के साथ रिएक्शन कराई दूसरे मेटल के साथ, और हमें कलरलेस सॉल्यूशन मिला। क्या मिला, कलरलेस सॉल्यूशन मिला। अच्छा पहले जो हमने सॉल्ट लिया था ना, उसका जो कलर था वो ब्लू सॉल्यूशन था, उसका ब्लू सॉल्यूशन था, कलर मतलब ब्लू कलर का। उसके बाद रिएक्शन करने के बाद कलरलेस सॉल्यूशन बना और एक रेड ब्राउन कलर का प्रोडक्ट निकला, क्योंकि कॉपर रेड ब्राउन कलर का होता है। तो आपको ये भी चीजें याद रखनी है थोड़ी थोड़ी कि बच्चों, जब ब्लू सॉल्यूशन था CuSO4 का, जिंक के साथ रिएक्शन करके कलरलेस हो जाता है, जबकि कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू सॉल्यूशन है, आयरन के साथ रिएक्शन करके आयरन सल्फेट यानी कि ग्रीनिश सॉल्यूशन हो जाता है, ग्रीन से कलर का बन जाता है। तो ये चीजें भी आपको हेल्प करेंगी किसमें, क्वेश्चंस को टैकल करने में। ओके आगे चलते हैं बच्चों, अगली यानी कि फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, क्या, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस के साथ जब ये रिएक्शन करते हैं ना मेटल, तो आयनिक क्लोराइड्स बनते हैं, सिंपल है, आयनिक क्लोराइड्स बनते हैं। आयनिक का मतलब होता है प्लस माइनस के चार्जेस इनके ऊपर आते हैं। लेट अस सी, जैसे हमने सोडियम मेटल लिया, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई, तो सोडियम प्लस क्लोरीन क्या बनेगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड, यानी कि आयनिक क्लोराइड। आयनिक क्लोराइड कैसे है, क्योंकि NaCl बेटा एक आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसके ऊपर प्लस का चार्ज आता है और Cl के ऊपर माइनस का, तो प्लस माइनस के चार्जेस आ रहे हैं इसलिए आयंस आ रहे हैं, आयंस आ रहे हैं, तो आयनिक कंपाउंड हो गया। समझ आया। और ये कैसे शेयरिंग, क्या आयनिक कंपाउंड, क्या कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बनाएंगे, ठीक है ना, चिंता मत करो। आगे सुनो, अब एल्युमिनियम का एग्जांपल लेते हैं। एल्युमिनियम की रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ, तो AlCl3 यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाएगा, सिंपल। जिंक के साथ क्लोरीन की कराएंगे तो फिर भाई जिंक क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड, इजी है ना। तो अगर जिस भी मेटल की हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो आयनिक क्लोराइड्स बना देगा। तो बच्चों मेटल के साथ ये लास्ट प्रॉपर्टी है किसकी, हाइड्रोजन की, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन करता है ना मेटल, तो क्या बनता है, वो मेटल हाइड्राइड बनाता है। क्या बनाता है, मेटल हाइड्राइड बनाता है।
लेकिन क्या सारे के सारे मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं? तो नहीं करते। ये बात ध्यान रखना बच्चों, ये इसमें एक्सेप्शन आया, ठीक है ना, और एक्सेप्शन से ही क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जामिनर इंटरेस्टेड होता है एक्सेप्शन वाले केसेस में, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन जो है ना हमारा, वो सारे के सारे मेटल्स के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो कौन कौन से मेटल्स रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन के साथ, वो मैंने यहाँ लिखा है, Na मतलब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, सिर्फ यही है, और कुछ और है, एक आधा और होगा कुछ, ठीक है। तो वो मेटल्स क्या करते हैं, सिर्फ यही वाले मेटल्स क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं। लेट अस सी सम एग्जांपल्स। तो Na यानी कि सोडियम की मैंने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई, क्या बना, NaH मतलब सोडियम हाइड्राइड बना। सोडियम हाइड्राइड में बेटा एक आयनिक हाइड्राइड है, मतलब ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, आयनिक कंपाउंड है। फिर ऐसे कैल्शियम की जब हाइड्रोजन के साथ कराई तो CaH2 बना, यानी कि कैल्शियम हाइड्राइड बना, ये भी एक हाइड्रोजन, ये भी एक आयनिक हाइड्राइड है, ठीक है। तो बच्चों यहां तक हमने क्या देखा, सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी मेटल्स की, नॉन मेटल्स की, और पूरी की पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज हमने मेटल्स की निपटा दी विद अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। मैंने इतनी सारी रिएक्शन सिर्फ हर एक उसमें इसीलिए कराई, हर एक प्रॉपर्टी में, क्योंकि रिएक्शन जितनी आप आंखों से देखोगे, जितनी ज्यादा आप बेटा प्रैक्टिस करोगे, उतने ही ज्यादा केमिस्ट्री के क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। तो रिएक्शन से आप बचोगे तो भाई पेले जाओगे, समझ रहे हो, मतलब फिर बच के तो कहाँ ही जाओगे भाई। तो बचो मत, उसको उधेड़ दो, क्वेश्चन को उधेड़ दो आप, इससे पहले क्वेश्चन आपको उधेड़े। समझ आ रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। और बच्चों अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो शेयर करो यार, बस वीडियो को शेयर करो, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को जिनको आप चाहते हो यार वो भी पास हो, अच्छे मार्क्स से पास हो, या फिर वो पढ़ें आपके साथ, अच्छा परफॉर्म कर पाए, तो आप प्लीज उनको तो शेयर करो, उनके तो आप वेल विशर्स हो ना, उनको शेयर करो और लेट देम नो व्हाट वी आर टीचिंग हियर। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।